नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं काफिर बुद्ध प्रस्त राम भक्त राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज कार्यक्रम का विषय है कि क्या सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस इस देश को तोड़ने के पूरे प्रयास में लगी हुई है, कि क्या सेक्युलरिज्म के नाम पर देश को बांटने के प्रयास कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के पास क्या सिर्फ हिंदुओं को गाली बकना, कांग्रेस के पास सिर्फ पाकिस्तान परस्तों के साथ खड़ा होना, कांग्रेस के पास सिर्फ ऐसे ही अवांछित लोगों के पास खड़ा होना जैसे कि सैम पित्रोदा है, जो कि भारत को अलग अलग जातियों और नस्लों में बांटते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में रहता है वो व्यक्ति चाइनीज है, और वेस्ट में रहने वाला अरबी है, साउथ में रहने वाला अफ्रीका का है, और यूरोप से उन्होंने नॉर्थ इंडिया वालों को जोड़ डाला। तो इस विषय पर चर्चा ही कांग्रेस का उद्देश्य आखिरकार है क्या। चुनाव 2024 का सर पर है, देखते हैं कि इस विषय में कांग्रेस प्रवक्ता एवं अन्य बुद्धिजीवियों का क्या कहना है। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर जहांगीर हमारे साथ में है, हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंघल, हमारे साथ में है शुक्ला जी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और दिल्ली हाईकोर्ट में एवं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर जहांगीर जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे है, आप कांग्रेस के नेता हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर कहीं पर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का नारा लगता है, वो कन्हैया कुमार अंततः कांग्रेस में ही पाया जाता है। सैम पित्रोदा जो अपने अलग अलग तरीके से भारत को विभाजित करने की बातें करते हैं, वो अंततः कांग्रेस में ही पाए जाते हैं। मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान से जाके मदद मांगते हैं, वो अंततः पाकिस्तान में पाए जाते हैं, कांग्रेस में पाए जाते हैं। माफ कीजिएगा, क्या करूं, कांग्रेस पाकिस्तान का रिश्ता कुछ ऐसा ही हो गया है जैसा कि कर्नाटक विधानसभा में हमने देखा था। आपकी सरकार क्या बनी वहां पर, उधर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। आपका क्या कहना है इस विषय पर। सर, पहले बात तो कि आपने जो बताया अभी कि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग की नारे लगाए थे, देशद्रोही थे। अभी आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं कि ये सरकार किसकी है। सरकार भाजपा की है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की सरकार है। अगर ये इन्होंने कुछ देशद्रोही काम किया है तो आज ये बाहर क्यों है, जेल में क्यों नहीं है। मैं आपके प्रश्न का डॉक्टर साहब उत्तर दूं अगर आप बोले तो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जेएनयू में जो कांड हुए थे, जम्मू कश्मीर की एक विधायक है, उनकी वाइफ भी उसी दिन वहीं पे थे। उन्होंने खुद कहा है कि ऐसे कोई नारे नहीं लगे थे वहां पे। वाइस चांसलर वहां के पहले एक सेकंड आपको रोकते हुए आपको कुछ मैं उत्तर देना चाहता हूँ। ऐसे नारे लगे थे नहीं लगे थे ये तो प्रत्यक्ष है, ये तो टेलीविजन पे दिख रहा है, ये तो हर कोई देख पा रहा है। डॉक्टर साहब आप कैसे नहीं सर, उसको आप उनको उस नारे को आप एक बार बताइए, एडिट नहीं कर सकते क्या। अगर प्रूफ है तो इनको बाहर क्यों है। अगर देशद्रोही वाला नारे लगा है तो आज कन्हैया कुमार बाहर क्यों है, कितने साल हो गए बताइए, आप ही बताइए। कन्हैया कुमार जेल गए थे। आपकी बात का और दूसरी बात ये कि सेंटर की गवर्नमेंट स्टेट मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है सर। नहीं, आज अगर कर्नाटक में तो वो स्टेट सब्जेक्ट है। नहीं, अगर दिल्ली सर, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जो ये है सेंट्रल का ही काम तो चलता है दिल्ली में। अमित शाह की तो ऑर्डर चलती है दिल्ली में, पुलिस में इसके आम आदमी पार्टी के केजरीवाल का तो पुलिस वाले के कोई काम ही नहीं होता। वो तो सेंट्रल में जो कह रहे हैं अमित शाह जी, वही तो काम होता है यहाँ पे सेंट्रल में, पुलिस वाले काम करते। नहीं, कन्हैया कुमार जेल गए थे पटियाला हाउस कोर्ट में, उनकी थोड़ी मरम्मत भी शायद हो गई थी। नहीं, मरम्मत हुई थी लेकिन बेल क्यों हुआ। अगर मेरा प्रश्न थोड़ा बृहद है। मेरा प्रश्न ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर देश के खिलाफ अगर नारे लगाता है, अगर वो प्रूफ होता है तो उनको जेल में जाना चाहिए, उनके देशद्रोही के खिलाफ केस होना चाहिए, वो जेल में जाना चाहिए। लेकिन सर संकेत जी, एक बात मैं बता रहा हूँ, आज की डिबेट में जो आपने कहा, एक बार बताइए कि इस डिबेट में रोजगार, महंगाई, ये सब चीज के ऊपर डिबेट क्यों नहीं हो रहा है। ये पाकिस्तान कौन है। मैं इसका भी जहांगीर साहब, डॉक्टर साहब, मैं इसका भी उत्तर आपको देता हूं। बेरोजगारी और महंगाई पर इसलिए मुद्दा नहीं है क्योंकि यहाँ पर लड़ाई तो अस्तित्व किया गई है। आपने तो कहा, जो आपके नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम तो छीन लेंगे,
छीनने के बाद बांट देंगे और लोगों में नहीं नीचे बांट देंगे। देखिए, मैंने अगर बहुत बांट सारे देंगे, नरेंद्र, आप किसी की मेहनत को कैसे बांट सकते हैं? नहीं सर, मैंने नरेंद्र मोदी जी की बहुत सारे स्पीच सुनी है और डिबेट भी मैं उनकी स्पीच में सुनता रहता हूँ। जी उसी में एक बात बताइए आप कि जब वो कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे आपकी, किसकी जी मंगलसूत्र जी छीन लेंगे? कोई संकट जी, ये कोई बात ही नहीं हुई। ये लास्ट होता है कि जब कोई आदमी जुआ खेलता है ना, जुआरी जो होता है, सब कुछ जब जी। हार जाता है ना, तो लास्ट में जो है ना वो दाव लगाते हैं अपनी बीवी की मंगलसूत्र के ऊपर। तो ये भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने अब जो दाव लगाया है मंगलसूत्र का, इसका मतलब है कि ये लड़ाई हार रही है बीजेपी, बिल्कुल बुरी तरीके से हार रही है, क्योंकि बौखलाहट बता रही है कि जो है ना बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल हार रहे हैं। अगर 4 तारीख को नतीजा कुछ अन्य निकलता है तो आप क्या हारेंगे? नहीं, स्वागत होंगे, जनता की जो जनादेश है आप फिर वो स्वागत कर रहे होंगे, आप सर्वोपरि है। तो कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो स्वागत नहीं करता नहीं हूँ। और नहीं जनता, नहीं, और आपको मैं डायलॉग बताता हूँ लिखा क्या होगा कि जनता के अगर, जनादेश का हम लोग स्वागत करते हैं। हाँ, चलिए, जनता की अब जो सिर्फ मैं, देखिए देखिए, आपका टास्क काफी हार्ड है क्योंकि आपको लगभग 4 लोगों के अगेंस्ट बोलना है, तो आपको एम्पल ऑफ टाइम दिया जाएगा। अभी आपको सबसे पहले, शुक्ला जी, आप पहले बोलिए, इनका जो आरोप है उसके आप कुछ अगर जवाब देना चाहें। पुष्पेंदु शुक्ला जी। जी हाँ, मैं इनकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। जो कुछ टेलीविजन पर दिखाया गया उसको ये कैसे डिनाई कर सकते हैं? ये क्या कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। टेलीविजन में स्पष्ट दिखाया गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगा कन्हैया कुमार टीम के द्वारा लगाया गया जेएनयू कैंपस के जी अंदर। उसको ये कैसे डिनाई कर रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि जो चीज है वो है। अब जहांगीर साहब, इस आप जी, क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे? खैर, हाँ, पहले तो मैं, क्योंकि मैं आपने डायरेक्टली, नहीं एक सेकंड नहीं, सर, आपने डायरेक्टली कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में आमिर खान जी बैठे हुए हैं। आमिर भाई साहब, ये बताइए कि आप हार रहे हैं? डॉक्टर जहांगीर तो कह रहे हैं आप हार रहे हैं। आमिर खान साहब, अगर आपने, आपका म्यूट है, आपने शायद म्यूट कर दिया है। अतुल सिंगल जी, आप बोलिए प्लीज, आपका म्यूट है। आमिर खान जी, जरा अपना वो ऑन कर लीजिए प्लीज। देखिए संकेत, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो 4 तारीख को ही होगा जब ईवीएम खुलेंगी। लेकिन जैसा सज्जन ने कहा कि बाहर क्यों है कन्हैया कुमार, बाहर तो आज केजरीवाल भी आ गया। समझे, किसी का दोष कई बार सिद्ध नहीं हो पाता। दोषी पता नहीं कितने दोषी ऐसे हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, जेलों से बाहर हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि जितने लोग जेल से बाहर हैं वो सारे निर्दोष हैं, और ऐसा भी नहीं कि जितने जेल में वो सारे दोषी हैं। तो मैं कुछ कानून बोलना व्यवस्था क्या है हिंदुस्तान की, है ना, और कैसे पूरा ये एक स्लो प्रक्रिया है, इसको सब जानते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जो आपका आज का विषय था तुष्टीकरण, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे 2 मुस्लिम साथी आपके चैनल पे हैं, लेकिन कसाब जी, समझे, लादेन जी, और वो इस तरह की जो भाषा है, ये जो है ये कांग्रेस के नेता हाफिज जी, इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की भाषा। हाफिज सईद जी, अफजल जी, हाँ, हाफिज हाफिज सईद सईद जी। जी, अफजल जी, इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित तौर पर तुष्टीकरण जो है वो इस देश में शुरू से चलता रहा है, और कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को हमेशा से एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। ये जी हाँ, देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये देश है धर्म सापेक्ष। हर धर्म का पालन करेंगे, हर धर्म को मानेंगे। धर्मनिरपेक्ष तो वो होता है जहां किसी धर्म को ना माना जाए। तो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हम लोग तो धर्म सापेक्ष हैं, और वोट के हिसाब से जो है धर्म को मानते हैं, वोट के हिसाब से धर्म के आधार पर चलते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है इन चीजों के अंदर अब सुधार होना आवश्यक है। जी हाँ, आप देखिए, ये तो सिर्फ धर्म नहीं, उससे भी पहले चले गए। इन्होंने कहा कि आर्य आए और उन्होंने द्रविडियन को यहाँ से भगा दिया। मतलब क्या क्या कांग्रेस ने बांटने के लिए इस देश में क्या राजनीति नहीं करी। चलिए जहांगीर संकेत, साहब, आपके कुछ आपको उत्तर देने के लिए, शुक्ला जी जो हाईकोर्ट के वकील हैं वो भी कुछ उत्तर देना चाह रहे थे। पहले शुक्ला जी से हम पूछ लेते हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे थे, शुक्ला जी। संकेत जी, जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया आज के ऑर्डर के विषय में सुप्रीम कोर्ट के,
जुडिशरी की हालत आज की डेट में किसी से छिपी नहीं है। कितने केसेस पेंडिंग हैं और पेंडिंग थे दुनिया जानती है। और आज का जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, ये जुडिशरी का आज तक के इतिहास का सबसे करारा झटका है। क्योंकि अगर जुडिशरी की बात की जाए तो मेरी समझ में हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी लॉ में चुनाव का प्रचार करने के लिए अधिकार नहीं है। और चुनाव का प्रचार करने का अधिकार यदि केजरीवाल जी का है तो इस देश के हर नागरिक का है, चाहे वो जेल में बंद हो या बाहर हो। यदि केजरीवाल जी को इस ग्राउंड पे छोड़ा जा सकता है कि उनको चुनाव प्रचार करना है, तो हेमंत सोरेन, कविता और जेल में पूरे हिंदुस्तान की जेलों में बंद कैदियों को क्यों नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए कि वो जाके चुनाव प्रचार करें और वोट दें। ये उनका भी मौलिक अधिकार बनता है। ये डिस्क्रिमिनेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्यों किया गया, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और मैं कहना तो नहीं चाहिए, बट ये ऑर्डर दूरगामी परिणाम देगा जुडिशरी को, और जुडिशरी को इस पर सोचने की बहुत जरूरत है। क्योंकि कल से यदि ये हजारों लाखों पिटीशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट में पेंडिंग पड़ने लगे कि हमें भी बेल दिया जाए इस ग्राउंड पर कि हम चुनाव प्रचार करना है, तो फिर कोर्ट की क्या हालत होगी और जेल की क्या हालत होगी, और सबसे बड़ी बात कि लॉ एंड कानून की क्या हालत होगी। आखिर केजरीवाल जी में ऐसे कौन से सुखाव के पर लगे थे तो उनको इस ग्राउंड पे बेल दे दिया गया कि आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। हाँ, केजरीवाल का आज का बर्निंग टॉपिक जरूर है। मेन उस पे हम एक डिबेट कर चुके हैं, परंतु यहाँ पर बात यह है कि जिस पे डिबेट है वो ये है कि क्या मतलब मुसलमानों का तुष्टीकरण करते करते कांग्रेस इतनी अंधी हो गई है कि वो सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू विरोधी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जहांगीर के नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति है, मुझे उससे लड़ना है। संकेत जी, मैं 2 कदम आगे बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हिंदू विरोधी हो गई है, मैं ये बोल रहा हूं हिंदू के साथ साथ देश विरोधी हो गई है। और देश की जितनी ताकतें हैं, विरोधी ताकतें, उनके साथ हाथ मिला रही है। चाहे चाइना के साथ राहुल गांधी की मीटिंग हो, या मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान का बयान हो, या इस तरीके की जो भी घटनाएं हुई हैं, ये अब हिंदू विरोधी होने के साथ साथ देश विरोधी हो गई है कांग्रेस। और इसीलिए कांग्रेस का ये दुर्दिन शुरू हुआ है और ये दुर्दिन रहेगा। अब कांग्रेस इस देश की जरूरत नहीं रह जाएगी। डॉक्टर जहांगीर, अब क्या ऐसा ही होगा कि बैठ करके सनातन को गालियां देना, पाकिस्तान परस्ती करना, यही कांग्रेस का मापदंड है जिससे वो जीतना चाहती है देखो 2024 का? कांग्रेस पार्टी सब धर्मों को समान नजर से देखती है। कांग्रेस पार्टी कभी भी सनातन धर्म को गाली नहीं दी है। दूसरी बात कि आज पाकिस्तान की बात हो रही है कि पाकिस्तान मणिशंकर अय्यर जी की बात हो रही है। आप बताइए, जब अरे सर माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी लोगों नहीं सर, अरे ये अभी जी नहीं, अभी जैसे आज तक की सर सुनिए अरे सुनिए सर, अरे सुनिए, आप सुनिए, मेरे बात सुनिए। अभी आज तक की सुधीर चौधरी ने इसके डीएनए किया था। आपने शायद वो अपने एपिसोड देखे नहीं होंगे, आप देख लेना कि इसने मनमोहन सिंह ने ऐसे नहीं कहा है। उसके बाद राहुल गांधी जी ने क्या कहा है डीएनए में, आपके जो पांच गारंटी है, उस 5 गारंटी में जो उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं है, ये मोदी जी बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं। ये आज तक में ही बताया, आप वो एपिसोड देख लीजिएगा। दूसरी बात कि पाकिस्तान में एपिसोड हमने संदेश खली का भी देखा था जहांगीर साहब, एपिसोड हमने संदेश खली का भी देखा था। क्या कर रहे थे आप लोग सब? एपिसोड हमने कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान नारे का भी देखा था। नहीं, क्या कर रहे थे? ये तो बिल्कुल ही जो है ना एडिट करा हुआ वीडियो है। समाचार में जो चीज दिखाते हैं वो सब चीज सत्य नहीं होता। अरे कांग्रेस केस कर देती ना, कांग्रेस केस कर देती। किसने मना करा था केस करने को? आप अरे सर संकेत जी, एक बात बताइए, सबसे पहले बोल पाए हैं बहुत देर से हमारे साथ। नहीं आमिर जी, आप प्रयास करिए प्लीज, अगर आपकी वॉइस आ रही है तो मैं पूरा लेने का प्रयास करूंगा। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए वेलकम। सबको नमस्कार, आदाब। नमस्कार। देखिएगा, जो भी डॉक्टर साहब बोले ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को जोड़ने का काम किया, ना कि तोड़ने का काम किया। मुसलमानों के लिए हमारे प्रधानमंत्री का विजन है, उसके एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में विज्ञान हो और कंप्यूटर हो।
आज तक कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमान को यूज किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, आप बताओ, पहले जो IAS IPS बनते तो मुस्लिमों के ज्यादा 2-4 बनते थे साल में। अब जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो 50 से कम कभी नहीं बने पूरे 10 साल में। तो क्या हमारे लिए मोदी जी अच्छे हैं या वो कांग्रेस अच्छी जिसने हमें बस पेंशन लगाना सिखाया और उन्हें बस वोट बैंक का इस्तेमाल किया? आप डॉक्टर साहब देखो और अपने बच्चों के भविष्य को देखो। अगर बच्चों के भविष्य को संवारना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी राजा है भाई, जो पूरे देश को साथ लेके चल रही है। आपको भी अगर आपको भी देखना है भारतीय जनता पार्टी के काम, तो 140 योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने माइनॉरिटीज के लिए लेके आए हो। आप लोग तो बस एक ही चीज दिखाते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी का डंडा दिखाते हैं। अरे राजा भाई, वो 140 में से 10 तो बता दो। क्या कौन सा योजना लेके आए? सुनिए, मैं गिना देता हूँ ना। मैं नहीं, गिना दो। बहुत टाइम लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आवास योजना दी है। डॉक्टर जहांगीर, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। सुनो ना, मेरी सुन तो लो। मैं 10 छोड़ 20-50 गिना दूंगा, ये पूरी 140 गिना दूंगा। भारतीय जनता नहीं, उतना हमें समय नहीं है, आप सिर्फ 10 गिना दीजिए। तो उसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, उन्होंने आवास दिए तो सबको दिए। और पहले 2.5 लाख का आवास दे रहे थे और अब 3.5 लाख रुपए कर दिए माननीय योगी जी ने। ना, कांग्रेस के टाइम में आवास योजना था नहीं क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं चालू थी क्या? कहाँ नहीं थी? कांग्रेस के टाइम में प्रधानमंत्री, अरे भाई, उन्हें 2 लाख रुपए मिलते थे कांग्रेस के टाइम में आवास योजना, उस टाइम 2014 से पहले। अरे रुकिए अतुल सर, आप काफी टाइम से नहीं बोल पाए हैं। अतुल सर, डॉक्टर जहांगीर जो बोल रहे हैं, मैं एक इनसे प्रश्न करता हूं, आप मेरी तरफ से करिएगा जरूर, कि 26 जनवरी 1950 इनसे पूछिए क्या हुआ था और क्या, पहले तो ये पूछिए क्या हुआ था डॉक्टर जहांगीर, क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 को? ये फिर बताइए। ये लोग ये समझते नहीं है। अगर समझदार ये हो तो फिर झगड़ा ही किस बात का? अरे जितने कांड किए, मल्याना कांड में, मेरठ में जितने कांड हुए, कांग्रेस थी। कौन था? मुरादाबाद में कांड, अरे कांग्रेस थी। कोई भागलपुर में राजा भाई, हिंदू मुस्लिम हुई, कौन था वहां पर? अरे राजा भाई, सबसे पहले बिरयानी पार्टी आई है, तब से बताओ कौन सा झगड़ा हुआ, कौन सा राइट हुआ? अगर यहाँ भी मैं कह रहा हूँ, तो वो केजरीवाल की देन थी। जो फर्जीवाला, जो पुलवामा में जो 400 किलो RDX आए थे, वो कहाँ से कैसे आए थे? इसकी जवाब तो दिए नहीं आप लोगों ने। 34 करोड़ रुपए। अच्छा चलिए, आपका जवाब आमिर जी रुकिए। आमिर खान जी रुकिए। आमिर खान भाई, पहले अतुल सिंघल, उसके बाद में बोलेंगे। भ्रष्टाचार का मामला था, पहले अतुल सिंघल, उसके बाद हमारे राज्यपाल ने उसके लिए लिखा है ना पत्र, उसकी जांच होगी और वे आतंकवादी के केस में फिर से अंदर जाएंगे। आप इतने खुश ना हो? क्योंकि पार्टी भ्रष्टाचार के नींव पे रखी गई थी। कल तक तो ये आप लोगों को गाली देते थे कि ये भ्रष्टाचारी जेल में डाल देंगे, सोनिया को जेल में डाल देंगे। आज उन्हीं के साथ तालमेल कर दिया। वही जो कहता मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। नहीं, आपने PDP के साथ जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद PDP है, उनके साथ सरकार कैसे बनाई आपने? आपने बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में PDP के साथ कैसे सरकार बनाई? वो तो अलगाववाद है, वो तो आतंकवादी थे, लेकिन उनके साथ सरकार कैसे बनाई? जहांगीर जी रुकिए, दोनों जने रुकिए। अतुल सर आप बोलिए प्लीज, उसके बाद डॉक्टर साहब आप थोड़ा देखो और इस दुनिया को समझो। माननीय मोदी जी आमिर खान का ज्यादा बात विभोर हो गए हैं। आमिर खान जी देखो, मैं माइक म्यूट नहीं करता किसी का, लेकिन अतुल सर आप बोलिए प्लीज, फील फ्री। देखिए ठीक है, इसमें कोई और विषय की बात नहीं है। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने जो किया था, वही जो कांग्रेस हम देख रहे हैं कि काफी समय से इसी नियम का पालन वो कर रही है। और जो जैसे अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, और ये मैं आसाम गवर्नमेंट से लंबे समय तक जुड़ा रहा हूँ। आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जाके मदरसों में ये पूछा कि क्या आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं या मुल्ला मौलवी बनाना चाहते हैं? तो जो माँ बाप है वो चाहते हैं कि बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बने, बच्चे पढ़े। और इससे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा जब ही चरितार्थ होगा जब सारा हर वर्ग जो है तरक्की करेगा। समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलना है। हर जातिगत जनगणना करवाने का क्या बोलते हैं कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, उससे क्या मतलब है?
आपको ये देखना है, मैं देखिए विदेशों में भी जाता हूँ, सिंगापुर में गया, कहीं कोई सरनेम नहीं, सब लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम तो सिंगापुर के लोग हैं, सिंगापुरी हैं। और सिंगापुर के अंदर मुस्लिम आबादी भी खूब सारी है, क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, लेकिन आप उनके नाम से कुछ आइडिया लगा पाए तो लगा पाए, सरनेम किसी का कोई नहीं है। तो ये तो सब लोगों को साथ लेके जब ही चला जा सकता है जब सारा समाज पढ़ाई लिखाई करेगा, तरक्की करेगा। अगर हम जातियों में फंसे रहेंगे तो देश जो है तीसरी अर्थव्यवस्था जो सबसे बड़ी बनाने की बात कर रहे हैं कभी नहीं होगा। किसी भी आप बड़े देश में चले जाओ, और मैं मुस्लिम कंट्रीज की बात बता दूं, जितने सेक्युलर मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सारे पैसे वाले हैं, सबके पास खूब पैसा है, खूब धनाढ्य हैं, और जो कट्टरता में फंस गया है वो भीख मांगने को मजबूर है। ये दोनों साथी बैठे हैं मुस्लिम समुदाय से, इस बात के ये जो है गवाह इस बात के। तो मेरा ये मानना है कि देश को अगर तरक्की करनी है तो इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। सर एक मेरा प्रश्न है, क्या भारत के अलावा किसी भी अन्य इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड है? देखिए, ना कहीं वक्फ बोर्ड है और ना कहीं, जब ये इसकी बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं तो ऐसे अलग कानून किस लिए? सब लोगों के लिए एक जैसे होने चाहिए। हिंदू सब बराबर है ना, आपको क्या जरूरत पड़ी अलग होने की? सब एक जैसा होना चाहिए। और फिर अगर शरिया लागू करने का विषय है तो शरिया के हिसाब से सजा भी मिलनी चाहिए। अच्छा गड़प और बुरा थू कहीं भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होना चाहिए। जब आपको अगर संविधान से चलता है। और मैं डॉक्टर जहांगीर आप दिल्ली से ही हैं, मैं आपको बताता हूँ, आपके साथी जो है ना आम आदमी पार्टी के, बिल्कुल ठीक कह रहे थे आमिर खान जी। आमिर खान ने कहा जो आपके साथ थे कल तक वो आदमी को चोर बताते थे, आज आप उनके साथ कह रहे हो कि हम उनके संग लड़ेंगे। आप ये कहिए सर, पहले मेरा प्रश्न सुनिए, बीच में जंप इन मत कीजिए। आप अपने कार्यकर्ता से क्या कहेंगे कि पहले जाओ ये बोलो लोकसभा चुनाव में कि ये आम आदमी पार्टी वाला जो आदमी खड़ा है ये तो भाई है, अगले चुनाव विधानसभा में जाओ तो बोलो ये साला चोर है। आप ये बुलवाना चाहते हो अपने कार्यकर्ता से? आपके कार्यकर्ता ही बनते हैं। अब बोलूं? हाँ एक बात बताइए, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से जब उन्होंने कांग्रेस में थे उस टाइम कितना भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे बीजेपी ने। जब वो बीजेपी में चले गए वो भ्रष्टाचारी खत्म हो गए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अभी जो है उनके 60,000 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और फडणवीस जी कह रहे थे कि ये पवार जी चक्की पीसिंग। जब वो बीजेपी के साथ उनकी सरकार बन गई तो वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुल गए। ये कितने सारे आप भी नहा लो, किसने मना करा है? नहीं आप बता रहे हो ना, अगर नहीं किसी के ऊपर अगर आरोप, अगर आप किसी के ऊपर नहीं किसी के ऊपर अगर आरोप लगाते हैं आप, वो बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो वो बिल्कुल नेट एंड क्लीन होंगे या गंगा जल से धो गए हो। इसी ढंग से बीजेपी ने जितने लोगों को अपने पार्टी में शामिल किए सबके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं, लेकिन उसकी क्या जांच हुई ईडी से? उनकी क्या सीबीआई से जांच हुई? कहाँ गए फाइल? कहाँ चले गए बताइए? आमिर खान जी कहना बहुत आसान है। हम लोग जो डिबेट सर हमने जो डिबेट में कहना, हमें बिल्कुल रोजगार के ऊपर डिबेट करना चाहिए, हमें जो है ना महंगाई के ऊपर डिबेट करना चाहिए, हमें शिक्षा के ऊपर डिबेट करना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर होगी तो अपना अस्तित्व पर होगी। यहाँ तो अस्तित्व का ही खतरा पड़ा है। अरे सर जब जाके देखिए, आप कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं देख लीजिए, यहाँ लड़ाई अस्तित्व की हो गई है। आमिर खान जी आप बोल सुन पा रहे हैं तो बोलिए प्लीज। हम जिंदा रहेंगे तब तो महंगाई और बेरोजगारी देखेंगे, और कांग्रेस के राज में क्या बेरोजगारी और महंगाई नहीं थी क्या? नहीं 2014 में सिलेंडर कितने की थी बताइए? पेट्रोल कितने की थी? हमारे रामदेव जी ने कहा था, जो रामदेव जी ने कहा सर, सिलेंडर बढ़ता था उसी अरे सर रामदेव जी ने क्या कहा था कि आप अगर भाजपा की सरकार लेके आओगे 2014 में तो आपके 45 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, 35 रुपए लीटर डीजल मिलेगा। जब उनको सवाल किया गया तो उन्होंने संवाददाता क्या क्या मेरे पूछ उखाड़ोगे क्या? मैंने कहा था अतुल जी याद है या नहीं है? तब जो पैसे जाते थे खजाने में लूट लिए जाते थे। लोगों को बेवकूफ एक बार देखिए सर, लोगों को बेवकूफ एक बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, तीसरे बार लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते आप कह रहे हो ना वो टेलीविजन पे। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ डॉक्टर जहांगीर, जैसे आप कह रहे थे वो वीडियो एडिटेड है, मैं कह रहा हूँ ये वीडियो भी एडिटेड है।
जी देखिए बात ये है, मैं बोलना चाहूंगा बीच में, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा नहीं है, क्योंकि दोहरे मापदंड हम इस देश में अपनाते हैं और नहीं होने चाहिए। जब किसान धरने पे बैठते हैं तो आप कहते हैं कि उनको पूरा पैसा मिलना चाहिए, उनकी फसलों के दाम कम है, आप एमएसपी बढ़ाइए। तो अब एक तरफ तो आप चाहते हैं कि हमारी आमदनी बढ़े, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि चीजें मुफ्त में मिले और सस्ती मिले। ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। दूसरी बात, जो आपने पेट्रोल और डीजल की बात की, आप 2,40,000 करोड़ आया है। सड़कों का जो आप डेवलपमेंट का काम देख रहे हैं, जो आप विकास का काम देख रहे हैं, अगर सरकार के पास पैसा नहीं होगा, ये जो पैसा है जीएसटी का और पेट्रोलियम की कीमतों के अंदर जो जिसको कम नहीं किया गया तुष्टीकरण की वजह से, जो पैसा सरकार ने कमाया, उस पैसे को विकास के कार्यों पे लगाया। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में ना जनता को लूट के जनता को कंगाल बना के आप सरकार चलाना चाहते हो। मौका मिले बोलिए और नहीं आ रही है पूरे हिंदू ये और जब तक ये पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक विकास ऐसे ही खत्म होगा। जो विकास की योजना प्रभावित होंगी। इस वक्त भी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं गाड़ी से घुमा हूँ और मैंने देखा है किस प्रकार से सड़कों का काम हुआ है, किस प्रकार से पैसा लगाया गया है और किस प्रकार से जो है लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। तो आपको सुविधा लेनी होंगी तो ये तो आपकी शीला दीक्षित को हमने जानते हैं, हमारी मित्रता रही है 15 साल। वो बोलती थी कि अगर सुविधा लेनी है तो पेमेंट करना पड़ेगा। बिजली के दाम हर साल वो बढ़ाती थी, इसीलिए क्योंकि प्राइवेटाइजेशन दिल्ली में बिजली का किया था। उससे पहले बिजली की जो हालत दिल्ली में थी वो हमें भी मालूम है। रोज मटके फूटते थे पानी के लिए, रोज यहाँ पे जो है धरने और प्रदर्शन होते थे। लेकिन जब से बिजली को उन्होंने उसके लोगों को पैसा आना लगा सरकार के पास, जब से पैसा आने लगा, प्राइवेटाइजेशन किया, जब से दिल्ली के अंदर बिजली की समस्या का समाधान हो गया। तो पैसा देना पड़ेगा। जो मुफ्त की आदत है किसी भी कौम के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी सरकार की, ये बड़ी नुकसानदायक है। और ये जो केजरीवाल ने जो सिस्टम चलाया है, इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। और चूंकि राजनीतिक दल में एक पत्रकार की आदत से बोल रहा हूँ, मोदी जी डॉक्टर जहांगीर ने भी कहा था कि उनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास। मैं कहता हूँ दिल्ली में उसका भी जवाब देता हूँ। दिल्ली में कौन सी वॉशिंग मशीन है? महाबल मिश्रा इनकी पार्टी से आम आदमी पार्टी में चलेगा, वॉशिंग मशीन में नाली है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कैंडिडेट बना दिया। नहीं, महाबल मिश्रा एक बार बताइए सर, अगर उदित राज ने क्या सोनिया कोई भी नेता उदित राज जो कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं, तो राजनीति के अंदर ये सब चीजें चलती रहती हैं, समझे ना। लेकिन राजनीति के अंदर आप अगर किसी को अगर भ्रष्टाचारी कहते हो, 60,000 करोड़ रुपए अगर घोटालेबाज को अपने पार्टी में शामिल करके अपने साथ गठबंधन करके अगर सरकार बनाते हो, तो आपको फिर किसी के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा कितने बार आपने कहा कि ये घोटालेबाज है, उसके बाद लेकिन इसे बंगाल में शुक्ला जी एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी में आकर के व्यक्ति साफ सुथरा कैसे हो जाता है, तो इनसे ये बात पूछिए। महाबल मिश्रा जब कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आ गए और बाद में इनका गठजोड़ हो गया, तो ये सब साफ कैसे हो गए? कल तक तो वो कह रहे थे सोनिया गांधी को बंद कर दो, केजरीवाल, आज दोनों का गठजोड़ है। आप इतिहास उठा के देख लो, जितने चोर उचक्के बाहुबली थे वो कांग्रेस में थे और इसका इतिहास गवाह है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब सलमान खुर्शीद जी का 85 लाख रुपए का घोटाला पकड़ा गया, जो विकलांग कोटे का था, उनकी वाइफ के नाम से था, उसके बाद उनका डिमोशन करने के बजाय उनको प्रमोशन दे दिया गया, एक पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री का ऊपर दे दिया गया उनको। ये कांग्रेस का कैरेक्टर है और ये कांग्रेस दूसरे के ऊपर उंगली उठा ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे पहले इसको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। अरे सर, अभी जो कांग्रेस के इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन फंसा? आपने एक कानून पास किया कि जो चंदा देगा इसको पारदर्शिता नहीं होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से आपने उस रेड्डी से, अरे सर 60 करोड़ रुपए जो रेड्डी बंधुओं से आपने लिए, 60 करोड़ रुपए, वो पहले सबसे पहले आपने बताया कि केजरीवाल जी, अरे मुंह जबानी नहीं है, ये तो टोटल आप देख लीजिए ना, पूरा साइड में दिया हुआ है कि पहले 5 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद 55 करोड़ रुपए दिए।
सारे 24 अरे घंटे सर, ईमानदार बोलने से ईमानदार नहीं होता। आप आपके सर डॉक्टर आपको बता रहा हूँ डॉक्टर जहांगीर और एविडेंस मैं आपके जी। सेकुलरिज्म की कुछ पढ़ते कुछ आपके सेकुलरिज्म की खोल रहा हूँ, कुछ पन्ने पलट रहा हूँ। देखिए जरा, मोहब्बत की दुकान आपने खोली नफरत के बाजार में। बेंगलोर कर्नाटक में बम ब्लास्ट होता है, वहां पर बेंगलोर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। एक दुकानदार की पिटाई होती है क्योंकि वो अजान के वक्त उसने हनुमान चालीसा चढ़ा दिया था। तो ये तो आपकी वो सेकुलरिज्म की पढ़ते हैं साहब, ये और अपने पता नहीं और आप कितनी कभी खुली नहीं गिना। पढ़ते हैं। अरे सर एक बार बताओ, जितने फेक न्यूज चलाना है चला लो। इस बार वाह, आपको बिल्कुल वाह, कह रहे हैं हम भी संकेत बोल जी, रहे हैं, आप सब कुछ यहाँ झूठ बोल रहे हैं, जितना कह रहा चलेगा? हूँ कि जनता हम इस भी बार जो बोल रहे हैं, इलेक्शन जितना कुछ आप इस बोल बार रहे जो हैं, इलेक्शन सब हो रहा है, बोल रहे हैं। जनता वर्सेस चलेगा? मोदी, जहांगीर जनता जी, वर्सेस नरेंद्र फैक्चुअल और मोदी की एविडेंस चुनाव हो रहे हैं। इस बार कोई नेता का आप चुनाव नहीं हो रहा है, जनता जनता हमारी वर्सेस बात नरेंद्र मोदी का साझा चुनाव हो रहा है। शेख फैक्ट नहीं और है, एविडेंस में कोई बात संदेश नहीं कर खली रहे हैं। वाला जनता वर्सेस साझा शेख नहीं है, जनता जनता वर्सेस साझा वर्सेस शेख नरेंद्र मोदी हो रहे लग हैं। रहा है, जनता सर वर्सेस सर ममता बनर्जी ज्यादा लग रहा है, जनता वर्सेस राहुल 4 गांधी तारीख ज्यादा लग को रहा है, जनता वर्सेस 4 तारीख मल्लिकार्जुन को खड़गे जिस ज्यादा टाइम लग रहा है। जो 4 एक्चुअली तारीख को तुम्हारे जब दो बच्चे तो मैं क्या करूं? गिनती कल तक होंगे तो ना, हमें नारा फिर दिया आपको गया पता था चल कि जाएगा। हमने जो अब तुम्हारे दो है तो मेरी क्या गलती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा जिसके जाना है। जोर से बोलने से सच्चाई झूठ नहीं हो जाएगी। आप लोगों के इतने किए हुए पाप हैं कांग्रेस के, जो इस देश की जनता भुगत रही है। जी और हाँ, ये किसी तरीके से 10 साल में भरा है, अभी पूरा भरा भी नहीं गया है, क्योंकि कहाँ 75 साल, कहाँ 10 साल। इसलिए इस गड्ढे को भरने में बहुत समय लगेगा अभी। वो तो मोदी जैसा करिश्माई आदमी है जो भर रहे हैं। आप लोग सिर्फ थोथली बातें कर रहे हैं, एविडेंस से बात कीजिए, और एविडेंस आप ला नहीं सकते क्योंकि है नहीं। जहांगीर साहब, डॉक्टर जहांगीर, एक चीज और मेरे को आपसे पूछनी थी। ये बताइए, आपके चुनिंदा आला नेताओं को, पहले पहले मेरी भी बात तो सुन लीजिए। आपके चुनिंदा और आला जो नेता है डॉक्टर जहांगीर, वो लोग राम मंदिर के जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी क्यों गए थे? अरे सर, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर से बन रहे हाँ हैं, हाँ, आपको भी पता है, हमें भी पता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए, वहां पे राम मंदिर बनेगा, बन गए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपने जिस, एक बार बताइए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए उनको क्यों बुलाया आपने? संघ के मालिक को क्यों बुलाया? किनको संघ के मालिक को क्यों बुलाया? संघ के मालिक भागवत जी को, मोहन भागवत जी को क्यों बुलाया? आपको जवाब देंगे और उसके बाद मैं देता हूँ। देखिए, मैं हमारे मंत्री का प्रतिष्ठा हो रही है, हम चाहे जिसको इनवाइट करें, हमारी मोनोपोली है। अरे सर, हम आपकी ये जिसको बुलाएं, राम मंदिर जितना आपके लिए है उतना हमारे लिए भी है। या पुष्पेंद्र शुक्ला को बुलाएं। सर, अच्छा, राम मंदिर जितना आपके, आपने कहा राम मंदिर जितना हमारे लिए है, 14 हमारे लिए भी है उतना। राम जितना आपके पूजनीय है उतना हमारे पूजनीय है। वहाँ पे कौन से राजनेता जो खड़े होकर के कह रहे थे डेली सुनवाई मत करो, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, प्रभु बड़ी एक बात राम के बताइए, कंपा थी, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी। किसने कहा था राम की तबीयत ठीक है? मैंने कहा अभी था, नरेंद्र मोदी, आपकी पार्टी ने कहा था, स्मृति, पंजाब अभी है ना, उसने कहा था। अरे संकेत जी, अभी स्मृति ईरानी ने एक बात कही है और नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा, राम मंदिर को फिर दोबारा जो है ना डिमोलाइज कर देंगे। ये कौन सी बात है? कैसे बात है? ये प्रधानमंत्री होके ये सब बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राम मंदिर उतना ही आपका है, और एक कांग्रेसी अपने मुख से कह रहा है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा दुख है कि जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने 14 वकील खड़े करे, पार्टी का प्रवक्ता आकर के ये आज के कार्यक्रम में बोल रहा है कि राम सबके हैं। अगर ये 14 वकील किसके थे? हमारे थे ना। रिपीट करिए। कांग्रेस के इतने बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामले में विरोध क्यों कर रहे थे? अगर कांग्रेस को इतना ही प्रिय थे राम, तो बनने देते। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि रामायण जैसी कोई घटना हुई ही नहीं थी, कोई पुल समुद्र पे बना ही नहीं। ये एफिडेविट कांग्रेस का लगाया हुआ है।
देखिए जी, मैं तो राम मंदिर के बारे में या राम के बारे में कोई डिबेट करना नहीं चाहता आपसे। हम तो डिबेट करना चाहते हैं भ्रष्टाचार के बारे में, आपसे डिबेट करना चाहते हैं महंगाई के बारे में, आपसे डिबेट करना चाहता हूँ रोजगार के बारे में, आपसे डिबेट करना चाहता हूँ स्कूल शिक्षा के ऊपर, आपसे डिबेट करना चाहता हूँ स्वास्थ्य के ऊपर। डॉक्टर जहांगीर, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का आरोप है। अभी मेरे को याद आ गया 1400 करोड़ का कांग्रेस ने मदद दिया है। दूसरी चीज ये सुनी, जो भ्रष्टाचार का आरोप है उसमें 38 उसके ख्याल में 12-13 किलो है। अरे सर अरे भ्रष्टाचार के ऊपर है तो भ्रष्टाचार, अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया तो जेल में नहीं, आप एक बात बताइए, आपको बताइए सरकार बदलने दीजिए 4 तारीख को, उसके बाद भ्रष्टाचार कितना किसने किया है सब उजागर हो जाएगा। जहांगीर जी, क्या आप लोगों ने ईवीएम हैक कर लिया है? जो आरोप आप नहीं सर, ये जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज है सर, ये जनता की आवाज है। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और डॉक्टर जहांगीर बहादुरी का मैं प्रशंसक हो गया, क्योंकि 4:1 करना आसान काम नहीं होता। और सब मेहमानों का जो हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। और इस उम्मीद के साथ मैं चलता हूँ कि दोबारा ऐसी कोई सरकार नहीं बनेगी जो व्यक्ति का धर्म पूछ के उसको नौकरी दे, जो व्यक्ति का धर्म पूछ करके उससे ये कहे कि हम तेरे पे टैक्स लगाएंगे, जो मंदिर पे टैक्स लगाए लेकिन मस्जिद पे न लगाए, ये कहे देश पे टैक्स है मंदिर अपने भगवान पे, तो ये तो जमीन दोबारा से लौट आएगा। भगवान ने फिर ऐसी सरकार लौटाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।